शिक्षा से मैट्रिकुलेशन और फिर नौकरी मिलना संभव था। बाद में जो परिस्थितियां बदली है, आज तो 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन करके भी उसका कोई फ़ायदा वैसे दिखता नहीं है। लेकिन जो वो छोटे तबके की बात की है, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के मुद्दे की बात की है, उसका संबंध केवल औपचारिक शिक्षा और किस तरीके से बच्चे की शुरुआत होती है शिक्षा में, सिर्फ उसी से नहीं है लेकर, लेकिन हमारा जो देश है उसमें ज़्यादा मतलब कम से कम 40% लोग ऐसे हैं जिनको हर रोज़ के खाने की समस्या है, जो वैसे देखा जाए तो आज कल पॉवर्टी लाइन का कोई मायना ही नहीं रहा है, लेकिन वो वैसे देखा जाए तो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो गरीब तबके के लोगों को अगर आप कोई कानून के दायरे में अधिकार ना दो, तो शुरू में से जो गरीबी की वजह से बीमारी होती है, या हमारे जैसे देश में महिलाओं की बहुत ही जल्दी से शादी कर दी जाती है, तो जल्दी बच्चा पैदा होने से, यानी कि माँ की उम्र कम होने से और कुपोषण की तरह वजह से बच्चे की सेहत, ये हमेशा ही एक सोच विचार करने की बात है। और इसीलिए एक ये कहा गया कि ये अगर अधिकार है बच्चों का, तो उसमें जब बच्चा पेट में रहता है तब से ये अधिकार शुरू होना चाहिए, ताकि उसकी माँ की सेहत सही रहे। माँ की सेहत सही रहेगी तो ही बच्चा हेल्दी जन्म लेगा। और उसी तरीके से जब बच्चा जब से बालवाड़ी में जाता है, आंगनवाड़ी या बालवाड़ी में जाता है, यानी कि 2.5-3 साल तक घर में ही उसकी देखभाल और पोषण और जो वैक्सीनेशन या बाकी सब चीज़ें ज़रूरी है उसके लिए, वो हो पाए। और आगे जो अर्ली चाइल्डहुड की जो फेज़ आती है, वो बहुत ही क्रिटिकल फेज़ है। बच्चा जब 6 महीने से या जन्म से ही 6 महीने से 6-7 साल तक जो उसमें जो डेवलपमेंट होती है, वो सबसे फाउंडेशनल डेवलपमेंट होती है। लैंग्वेज, मैथमेटिकल स्किल्स, मोटर स्किल्स और लॉजिकल थिंकिंग जो है, एक तरीके से ये फाउंडेशनल चीज़ें उस दौर में होती है। और ब्रेन की जो ये इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अभ्यास है कि जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है वो उस मौके पर सबसे फास्ट होती है। उसके बाद जो बच्चा सीखता है वो इन सब चीज़ों का नाता जीवन से कैसे जोड़कर उनको किससे इस्तेमाल करना है, वो एक सोशलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर ये फाउंडेशनल डेवलपमेंट ही वीक रहे या एब्सेंट रहे, या गरीबी की वजह से जो बीमारियां टल जाएं वो भी हो जाए बच्चों को, तो ये फिर स्कूल ही नहीं जा पाएंगे बच्चे। तो ये इसके 0 to 6 का मौलिक अधिकार के लिए इन बच्चों को भी विचार करना ये बहुत ही एक ज़रूरी है। लेकिन हमारा जो कानून बना 2009 में, राइट टू एजुकेशन, उसमें से इसको निकाल दिया गया है। और वो कानून वो जो बना है, वो जो उन्नीकृष्णन जजमेंट और मोहिनीगिरी जजमेंट, जब कोर्टों की हालत अच्छी थी 1990 के पहले, तो तब जो जजमेंट आया है कि शिक्षा का अधिकार जो आपने अभी तक तय नहीं किया है, किसी भी सरकार ने इसको माना नहीं है इंडिपेंडेंस के बाद, हमेशा पैसे का कारण देके इसको आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा जो है वो ज़रूरी है इंसानियत की ज़िंदगी, इंसान को इंसानियत की ज़िंदगी जीने के लिए। आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है, उससे जुड़ा हुआ ये अधिकार है। तो ये अधिकार एक ऐसा एक अधिकार है हमारे संविधान में, जिसकी पूरी जिम्मेवारी, जिसको प्रदान करने की, इसको निभाने की जिम्मेदारी जो है वो शासन की है। ये ऐसा अलग तरीके का कानून है। इसीलिए जो संदीप ने जो इसका पूरा का पूरा टाइटल बताया, ये इसमें जो अनिवार्य है, जो कंपल्शन है, ये कंपल्शन जितना ही माँ बाप के ऊपर है, समाज पर है, उतना ही कंपल्शन है शासन के ऊपर। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। अभी थोड़ा सा हटके मैं कुछ सवाल जो आए उनसे जोड़कर 1-2 बातें रखूंगी, और बाद में फिर थोड़ा सा एनईपी को
लेकर जो चिंताजनक बातें हैं जिसको एक्शन प्रोग्राम में बदल सका जा सकता है, उन पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगी। तो पहला तो है कि शुरू से जब से मानवीय समाज है, तब से जब से हमने औपचारिक शिक्षा की बात की है, आप देखोगे कि कभी भी ये सार्वत्रिक शिक्षा नहीं रही है। जो आपने बात की इन्वेस्टमेंट, अभी आप वो सो गए हैं जो इन्वेस्टमेंट और उसके जो रीपिंग द बेनिफिट्स की बात होती है, तो वो रीपिंग द बेनिफिट्स जो रहा है वो हमेशा ही बहुत ही कम लोगों के हाथ में रहा है। और किसी भी समाज की आप बात देखो वैसा ही रहा है। पुराने जो ग्रीक सोसाइटी रहे हो, इजिप्शियन सोसाइटी रहे हो, हमारे यहाँ तो कई सारी कहानियाँ हैं, शंबुक है, एकलव्य है, बहुत सारी कहानियाँ यहाँ पर की जो हमें बताती है कि ये जो है ज्ञान है, ज्ञान को सीमित ही रखना चाहिए और ज्ञान की परिभाषा किसको दे ये भी तय करके रखना चाहिए। हाँ, जो खेती में बैठकर उसको पता होता है कि कब क्या उगाना है, और मछुआरा जो जाता है वो भी नॉलेज क्रिएटर होता है, लेकिन इनके हिसाब से वो नहीं है और कन्वेंशनल हिसाब से भी वो नहीं है, तो उनको तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन नॉलेज क्रिएट तब होता है जब आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाकर आपको हर तरह के का सपोर्ट मिले, ताकि हम इंडिपेंडेंट तरीके से सोच सके, जो है ऑलरेडी तैयार हुआ उसको विश्लेषक तरीके से देखकर उसमें कुछ नया जोड़ सके, उसको क्वेश्चन कर सके और नया कुछ सोच या नई चीज़ आप उसका संशोधन कर सके। तो ये है नॉलेज क्रिएशन, नॉलेज इकोनॉमी की बात आती है। और ये जो है ये नॉलेज इकोनॉमी है जो एक क्लियरली मैनेजमेंट थियोरी जो है, हाँ, तो मैनेजमेंट थियोरी के जैसे फोर्ड की जो सिस्टम थी, असेंबली लाइन सिस्टम थी, जो अलग अलग तरह के वर्कर्स अलग अलग पार्ट्स को तैयार कर रहे थे, और इनमें से जब ज़्यादा लोग हो जाए तो जो लोगों की ज़रूरत नहीं है उनको आप निकाल दो। यानी कि रिडंडेंसी जो है मैनेजमेंट में, जो कॉन्सेप्ट है रिडंडेंसी का, अगर रिडंडेंसी को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो रिडंडेंसी को एक्सेप्ट करके ही मशीनरी चलाओ, और यानी कि जो लोग आपको उपयोगी नहीं है वो आपके सिस्टम में नीचे ही तबके पर रहेंगे। ये एक तरीके का ये पूरा का पूरा ये है। और यहाँ जैसे मैंने कहा, मनमोहन सिंह के टाइम से नॉलेज कमीशन था, ये 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, तब से बिहार के आपके जो कौन है वो सुषमा स्वराज की पार्टी वाले, मैं अभी उनकी नाम बोल रही हूँ, वो पहले मिनिस्टर रह चुके थे, उसके स्किल मिनिस्ट्री जो बनाई थी, तो वो रहे हैं। तो ये है उनका सेकंड विजन स्टेटमेंट। एक है तो मरने के बाद की नॉलेज की बात आ रही है, और दूसरा है कि इंडियन प्राइड, कास्ट सिस्टम को क्वेश्चन न करे हुए, और ये सब कर मिलकर नॉलेज सुपर पावर इंडिया को बनना है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, हमारा पहले कोठारी कमीशन से जो स्कूल का और कॉलेज का एक तरीके से प्लानिंग था, वो था 10+2+3। ओके, इन लोगों ने इसमें बदलाव किया है। तो कम से कम शासन ये मानने के लिए तैयार था कि पहला जो हमारा जिम्मेदारी है वो स्कूल में बच्चा जाए और 10वीं तक पढ़े, हो सके तो फिर 12वीं में जाए, 12वीं पढ़े, और फिर बाद में 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़े, और फिर बाकी की बात नहीं थी। ओके, लेकिन कम से कम ये तत्वतः माना गया था कि स्कूली शिक्षा जो है वो उसका उत्तरदायित्व शासन निभाएगी। और जो हायर एजुकेशन है, शुरू में जो नॉलेज क्रिएशन करना था और इंडिपेंडेंट होना था हमें, इसलिए सब्सिडाइज एजुकेशन हायर एजुकेशन में जो था वो तो अभी हम जानते हैं गए 20-30 सालों से उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं बचा हुआ है। लेकिन इन्होंने उसको और भी किस तरीके से पूरे ढांचे को बदल दिया है। इन्होंने ये कहा है कि ये बदल रहे हैं 10+2 का पैटर्न, 5+3+4, 3 साल से लेकर 18 साल तक 5,
+3 +4। और अभी थोड़ा डाइवर्जन लेके मैं आपको कहती हूँ, रायटी का हमने बहुत विरोध किया, करते हैं, लेकिन उसमें ठीक ठाक प्रावधान था, और वो था कि 8वीं तक बच्चे को आप फेल नहीं करोगे। इसके ऊपर लोगों के बहुत ही मतलब प्रॉब्लम खड़ा करते हैं लोग कि बच्चे जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं और सिर्फ जाते हैं स्कूल में। लेकिन ये क्यों आया है? मैं तकरीबन 35 साल से ऊपर गवर्नमेंट स्कूलों में काम कर रही हूँ, तो मैंने ये अलग अलग मौके पर देखा हुआ है इन चीज़ों को आते हुए। जब बच्चे 4वीं में या 5वीं में फेल होते हैं, उनको फेल किया जाता है, एक तो बच्चे फेल नहीं होते, सिस्टम फेल होती है, लेकिन जब बच्चा फेल किया जाता है तो वो गरीब बच्चे जो माँ बाप है उसको स्कूल में रखते नहीं हैं, क्योंकि वो वैसे भी वो एक इन्वेस्टमेंट होती है, पैसा भी ना दो तो एक इन्वेस्टमेंट होती है, बच्चे का टाइम, माँ का आना जाना, वो और बाकी सब प्रावधान संभालना, तो बच्चे निकाल दिए जाते थे स्कूल से, बच्चे रहते ही नहीं थे। और टाइम लगता है बच्चों को शुरुआत में सीख कर, खासकर गवर्नमेंट स्कूलों में जाकर टिक पाना स्कूलों में। इसलिए हमारे स्टेट में और कई सारे स्टेट में, कर्नाटका में वगैरह, सरकार ने खुद में ही कानून नहीं लाया था, लेकिन नो फेल पॉलिसी इस्तेमाल की थी 7वीं 8वीं तक, प्राइमरी लेवल तक। अभी मोदी सरकार आने के बाद 2017 में जो कानून में आरटी में संशोधन किया गया और 5वीं के ऊपर आप बच्चे को फेल कर सकते हो, ये अभी कानून है, 2017 से ये संशोधन हुआ है। और इसीलिए मैं बच्चे के अलग अलग एज ग्रुप की बात पहले आपसे कर चुकी हूँ। तो एनईपी में क्या है, एक तो बात है कि जब बच्चा 5वीं में आए और अगर आप उसका परीक्षा लेते हो और बच्चा फेल हो जाता है, अभी ये शुरू नहीं हुआ है सभी जगह, लेकिन होगा, कि जब बच्चा फेल हो जाए तो उसका करे क्या? तो उसको स्कूल में रखा जाएगा, लेकिन उसको किसी इंडस्ट्रियल यूनिट या कुछ ऐसे तरह के व्यावसायिक तरह के एंटरप्राइज से जोड़ा जाएगा, ताकि वो शुरू से ही वो काम कर रहा है। ओके, समझ गए ना आप? या तो कुछ